ठिठुरते आर्कटिक सर्कल के अंदर एक 40 मिलियन डॉलर का परमाणु बम वर्षक जल रहा है। हजारों मील दूर एक भू आवृत ऊर्जा किला तोड़ दिया गया है। खुले समुद्र में एक भूतिया जहाज को अंधेरे में शिकार बनाया जा रहा है। मॉस्को को विश्वास था कि ये संपत्तियां भौगोलिक रूप से सुरक्षित हैं। उन्होंने अरबों रुपए रडार जालों और वायु रक्षा प्रणालियों पर खर्च किए। उन्हें लगा था कि दूरियां बस बहुत ज्यादा है। वे गलत थे। मध्य भूमध्य सागर में एक 800 फुट लंबा मालवाहक जहाज गुप्त अंधेरे पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। यह केंडिल है। ये रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो कच्चा तेल ले जाने और वैश्विक पाबंदियों से बचने के लिए बनाया गया है। इस फ्लीट को इकट्ठा करने में अनुमानित 10 अरब डॉलर की लागत आई थी। अब ये हर साल मॉस्को के लिए लगभग 100 अरब डॉलर की आमदनी पैदा करता है। ये पुराने टैंकर हैं जिनके ढांचे जंग लगे हैं। कई ट्रांसपोंडर बंद कर बिना झंडे या नाम के चलते हैं। रूस इन जहाज़ों को छुपाना चाहता है, लेकिन जिसे हर आधिकारिक नक्शे से हटा दिया गया हो उसे पता लगाकर उस पर वार कैसे करेंगे। रक्षा विश्लेषकों को शक है कि यूक्रेन ने केंडिल को निशाना बनाने में पश्चिमी वाणिज्यिक सैटेलाइट समूहों का इस्तेमाल किया। सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR से जहाज की लाइट्स या ट्रांसपोंडर बंद करने पर भी जहाज को माइक्रोवेव पल्स से नहीं छुपा सकते। सार में सैटेलाइट समुद्र पर रडार तरंगे भेजते हैं। पानी सिग्नल को बिखेर देता है। एक बड़े ऑयल टैंकर की स्टील की दीवारें सैटेलाइट के लिए आईने जैसी होती हैं। केंडिल लाइटहाउस की तरह चमका, मतलब जहाज का पीछा किया जा सकता था। कहीं बाहर अंधेरे में एक छोटा सिविलियन पोत विशाल टैंकर के साथ चल रही थी और दृश्य सीमा से बाहर थी। ये एक ड्रोन मदरशिप थी जिसके डेक पर विशेषज्ञ ऑपरेटरों की टीम इलेक्ट्रिक हेवी लिफ्ट हेक्साकॉप्टर तैयार कर रही थी। यह एक संशोधित व्यावसायिक तकनीक है जिसकी कीमत $20,000 से कम है। लंबी दूरी के ड्रोन गैसोलीन इंजन से चलते हैं, जबकि यह हेक्साकॉप्टर पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और इसके रोटर समुद्र की तेज हवा में शांत रहते हैं। ये इलेक्ट्रिक ड्रोन ईंधन टैंक हटाकर अतिरिक्त मारक क्षमता हासिल करते हैं, जिससे वे 20 पाउंड का वारहेड ले जा सकते हैं। ये सामरिक रूप से $2 लाख के जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल के बराबर है, लेकिन इसकी लागत कम है। हेक्साकॉप्टर नाव के डेक से उड़कर ऊपर जाता है। टैंकर के अलार्म से बचने के लिए पायलट ने ज्यामितीय ब्लाइंड स्पॉट का उपयोग किया। केंडिल जैसे बड़े टैंकर अपने ढांचे के पीछे रडार छाया बनाते हैं। अगर पीछे से कम कोण पर नजदीक आए तो छोटे ड्रोन छुप सकते हैं। मदरशिप पर वापस ड्रोन पायलट ने देखा जहाज की ग्रे परछाई स्क्रीन पर तेजी से बढ़ रही थी। वह पास आया। उसकी इलेक्ट्रिक भनभनाहट थी, लेकिन रोटरों की आवाज हवा में दब गई थी। पायलट ने लक्ष्य ढूंढना शुरू किया। उसने ड्रोन को जहाज के पिछले हिस्से के ऊपर सीधा ऊपर की ओर चलाया, जहाज के ढांचे को पार करते हुए, और जहाज की रेलिंग को पार कर लिया। पायलट ने ब्रिज और रहने वाले क्वार्टर को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने क्रॉसहेयर को मैनिफोल्ड पर केंद्रित किया, जो जहाज का सबसे संवेदनशील विफलता बिंदु था, और ट्रिगर दबा दिया। ब्रिज पर मौजूद क्रू को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। न मिसाइल की गर्जना थी, न फाइटर जेट की आवाज। बस अचानक डरावना धमाका हुआ। 20 पाउंड का वारहेड सीधे मैनिफोल्ड पर फटा। शेप्ड चार्ज ने अपनी ऊर्जा पिघले तांबे की तेज धार में केंद्रित की, जो स्टील को भेद सकती थी। विस्फोट से भारी नुकसान हुआ। जरूरी उपकरण नष्ट हुए और केंडिल तुरंत निष्क्रिय हो गया। जहाज हमले से बच गया, लेकिन शैडो फ्लीट में लौटने से पहले उसे बड़ी मरम्मत चाहिए थी। इस समय वह 1,15,000 टन का कागजी वजन था, जो अरबों डॉलर की लॉजिस्टिक्स चेन का हिस्सा था, जिसे $20,000 के ड्रोन ने निष्क्रिय कर दिया। लेकिन खुला समुद्र पूरी तरह से असुरक्षित है। ऐसे किले पर हमला करने का तरीका अलग होता है, जो जमीन से घिरा हो और एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार से सुरक्षित हो। 2000 मील पूर्व में यूरेशिया के दिल में कैस्पियन सागर स्थित है। ये मॉस्को की निजी झील है, जो पूरी तरह जमीन से घिरी है। इसमें पनडुब्बियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। समुद्र में करोड़ों डॉलर की अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लुकोइल के स्वामित्व में हैं। ये रिग्स क्रेमियन की युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। लाखों टन तेल निकालती हैं, अरबों डॉलर कमाती हैं और रूसी सेना को ईंधन देती हैं। कैस्पियन सागर तक कोई नौसैनिक पहुंच न होने के कारण
यूक्रेन के पास केवल आसमान के रास्ते जाने का विकल्प था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनके रास्ते में एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक दीवार खड़ी थी। रिग्स और यूक्रेनी सीमा के बीच सैकड़ों मील दुश्मन का हवाई क्षेत्र था। यह इलाका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्रों और लंबी दूरी की S-400 से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों से भरा हुआ है, जिनमें से एक की कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा है। उस कठिन रास्ते से भूमिबद्ध समुद्र में मौजूद रिग पर हमला करने के लिए बिल्कुल नई रणनीति चाहिए थी। अपने ही इलाके के गहरे भीतर विशेष अभियान बलों ने गहराई में हमला करने वाले कामिकाजे ड्रोन का समन्वित झुंड लॉन्च किया। मेडिटेरेनियन में इस्तेमाल साइलेंट इलेक्ट्रिक हेक्साकॉप्टर के बजाय ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट थे। खुले स्रोतों की खुफिया जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि वे घरेलू रूप से बने लियूची का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है फियरस यानी प्रचंड, जो एक उपयुक्त नाम है। एक ड्रोन की कीमत करीब $2 लाख है। इसका विंग स्पैन 22 फुट है और ये तेज आवाज वाले गैस इंजन से चलता है। फाइबर ग्लास से बने इसका रडार सिग्नेचर बड़े पक्षी जैसा है और नाक में 110 पाउंड का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड छुपा है। इलेक्ट्रॉनिक दीवार की समस्या अब भी थी। रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली GPS सिग्नल और रिमोट कंट्रोल लिंक को बाधित करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई सामान्य ड्रोन उस हवाई क्षेत्र में जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो अपने निर्देशांक खो देता है और वो क्रैश हो जाता है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने दीवार पार करने के लिए GPS हटा दिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लियोची जैसे ड्रोन जीवित रहने के लिए मशीन विजन नामक स्वायत्त AI सिस्टम पर निर्भर हैं। नाक में लगा कैमरा जमीन देखकर लगातार उसे प्रीलोडेड हाई रिजोल्यूशन 3D मैप से तुलना करता है। ये हार्ड ड्राइव पर सड़कों, नदियों और पहाड़ों का आकार पहचान कर नेविगेट करता है। चूंकि इसे सक्रिय सैटेलाइट लिंक की जरूरत नहीं होती, इसलिए कनेक्शन टूटने या खोने का कोई खतरा नहीं होता। और रडार जाल से बचने के लिए उड़ान पथ के पुनर्निर्माण से पता चलता है कि ये ड्रोन जमीन के पास उड़ते हैं, घाटियों में उतरते हैं और पेड़ों की चोटियों से लगभग 150 फीट ऊपर से उड़ते हैं। इतना नीचे उड़कर वे रूस की S-400 बैटरियों के रडार क्षितिज के ठीक नीचे निकल सकते हैं। धरती के सबसे कड़े एयर डिफेंस जालों में से एक में घंटों तक बेहद तंग रास्तों से निकलते हुए ये ड्रोन आखिरकार कैस्पियन सागर तक पहुंच गए। खुले समुद्र में छुपने के लिए न तो कोई नदी की घाटियां होती हैं और न ही पेड़। तटीय रडार की अंतिम परत से बचने के लिए ड्रोन संभवतः अपनी ऊंचाई कम कर लेते हैं और पानी की सतह से कुछ दर्जन फीट ऊपर उड़ते हैं। लहरों को छूते हुए मीलों उड़ने के बाद उनका लक्ष्य दिखने लगा। लुकोइल प्लेटफॉर्म लगातार काम करते हैं, औद्योगिक फ्लड लाइट से चमकते हैं, जिन्हें ड्रोन सेंसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंतिम दूरी तय करते ही झुंड ने फॉर्मेशन तोड़ दी। अलग अलग ड्रोन अलग हो गए और खुद को 3 अलग अलग लक्ष्यों पर लगा लिया: फिलोनोव्स्की, कोरचागिन और ग्राफर प्लेटफॉर्म्स। मुख्य लियूची ड्रोन के डिजिटल दिमाग में मिशन नेविगेशन से अंतिम हमले के चरण में पहुंचा। समुद्र तल पर उड़ता फिक्स्ड विंग ड्रोन रिग के स्टील खंभों से नहीं टकरा सकता। नुकसान बढ़ाने के लिए मानक हमले की प्रोफाइल के अनुसार ऊपर के डेक की नरम महत्वपूर्ण मशीनरी पर हमला करना होता है। 2 मील दूर ड्रोन ने अचानक ऊपर की ओर उड़ान भरी। उसके फ्लाइट कंप्यूटर ने नाक ऊपर मोड़ी और वह तेजी से ऊपर चढ़ा। ये प्लेटफॉर्म की सुपर स्ट्रक्चर की ऊंचाई पार कर चरम पर पहुंचा और तुरंत तीखे गोते में चला गया। सबूत सटीक हमले की ओर इशारा करते हैं। मशीन विजन ने रिग की जटिल बनावट छांटकर सीधे गैस टरबाइन और पावर जनरेटर पर लॉक कर लिया। लक्ष्य हासिल हो गया। डेक पर नाइट शिफ्ट की टीम खतरे से पूरी तरह अनजान थी। आखिरी चीज जो उन्होंने सुनी वह थी अंधेरे से अचानक आती एक गैस इंजन की गुस्से भरी तेज आवाज। नाइट विजन फुटेज में जिसे यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेज ने जारी किया वह पल दिखता है। ड्रोन से टरबाइन डेक की स्टील ग्रेटिंग ठीक बीच में दिखती है, धीरे धीरे पास आती है, फिर वीडियो अचानक रुक जाता है। ये तीनों प्लेटफॉर्मों पर एक साथ सीधा हमला था। जब आप किसी ऑयल रिग पर विस्फोटक से हमला करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि लाखों गैलन कच्चा तेल पानी में गिरते हुए एक बड़ी आग का गोला बनेगा। अगली सुबह
डिफेंस एनालिस्ट्स ने कैस्पियन सागर के सैटेलाइट हीट मैप्स देखे, इलाका पूरी तरह साफ था। वहां कोई थर्मल सिग्नेचर या बड़ी ऑयल आग नहीं थी। ड्रोन बस अंधाधुंध नहीं टकराए थे। टर्मिनल एआई गाइडेंस और ऑप्टिकल सेंसरों ने वेलहेड पर हाई प्रेशर फ्लो वॉल्व से बचाव कर अनियंत्रित ब्लोआउट रोका। फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स ने उस मशीनरी को टुकड़ों में बांट दिया जो तेल पंप करने के लिए जरूरी थी, लेकिन कुओं में आग नहीं लगाई। इससे रूस के सबसे बड़े ऑफशोर क्षेत्रों को पंगु बना दिया गया और उन्हें तुरंत संचालन रोकने के लिए मजबूर कर दिया गया। आर्थिक नुकसान इतना बड़ा था कि बहु अरब डॉलर की सुविधा बंद हो गई और रोजाना करोड़ों की आमदनी जो युद्ध फंडिंग में जाती थी रुक गई। इन हमलों की सच्चाई जानना उतना ही कठिन है जितना इन्हें करना। मुख्य धारा की मीडिया शायद ही कभी युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं को दिखाती है और दूसरे चैनल अफवाहों पर निर्भर रहते हैं या फिर जो हुआ उसे बस बना लेते हैं। हम अनुमान नहीं लगाते, हम कच्ची ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आधुनिक युद्ध की प्रक्रिया को फिर से बनाते हैं। अगर आप सैन्य कल्पना की जगह असली सच्चाई चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। कैस्पियन सागर पर हमला रूस को आर्थिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक नुकसान भी पहुंचा गया। सस्ते और स्वायत्त ड्रोन के युग में रूसी संघ का विशाल भौतिक विस्तार एक गंभीर कमजोरी बन गया है। आप हर तेल रिग, रिफाइनरी और एयरबेस पर $500 मिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम सभी 11 टाइम जोन में नहीं लगा सकते। ऐसा लग रहा था कि मशीन विजन रूस की भौगोलिक ढाल को भेदने का सबसे कारगर हथियार है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के लिए यूक्रेन को कोई ज्यादा स्मार्ट ड्रोन नहीं चाहिए था, उन्हें एक ज्यादा साधारण ड्रोन चाहिए था। 2000 मील उत्तर आर्कटिक सर्कल की बर्फीली विशालता में ओलेनिया एयरबेस है। रूस के कोला प्रायद्वीप पर स्थित ये रूस के विशाल Tu-22M3 रणनीतिक बम वर्षकों के बेड़े का घर है। ये सुपरसोनिक परमाणु सक्षम विमान लगभग $40 मिलियन प्रति विमान की कीमत के हैं और ये रूस की लंबी दूरी की हमलावर क्षमताओं की रीढ़ है। युद्ध में ये बम वर्षक आर्कटिक से उड़कर दक्षिण जाकर यूक्रेनी शहरों पर Kh-22 क्रूज मिसाइलें दागते थे। ये 12,000 पाउंड की सुपरसोनिक विमान वाहक पोत विनाशक मिसाइलें हैं जो शीत युद्ध में अमेरिकी जहाजों को डुबोने के लिए बनी थी। रूस अब इन हथियारों का उपयोग आतंक फैलाने के लिए कर रहा है, जिससे सैकड़ों मील दूर से अपार्टमेंट इमारतों को ढहा दिया जा सके। ये बम वर्षक रूसी हवाई क्षेत्र के काफी भीतर से ही फायर करते हैं और मोर्चे की रेखा पार नहीं करनी पड़ती। यूक्रेनी सीमा से 1100 मील दूर बैठे क्रेमलिन ने मान लिया था कि इन परिसंपत्तियों तक पहुंचना गणना के हिसाब से असंभव था। उन तक पहुंचने के लिए किसी हथियार को रूस के अरबों डॉलर के रडार जाल को पार करना पड़ता था, फिर उसे आर्कटिक क्षेत्र में भी जीवित रहना पड़ता था। एक सामान्य सैन्य ड्रोन के लिए अत्यधिक ठंड मौत का फरमान है। कंपोजिट पंखों पर बर्फ जमने से वायुगतिकी बिगड़ती है और विमान गिर जाता है। यहाँ तक कि आर्कटिक की गर्मियों में भी उन परिस्थितियों में जितनी देर और जितनी दूर तक एक मानव रहित विमान को उड़ना पड़े वह असंभव माना जाता है। तो यूक्रेन ने ये कैसे किया? हालांकि सटीक लॉन्च विधियां गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन विमानन विशेषज्ञ एक संभावित कारण की ओर इशारा करते हैं। ये कोई मल्टी मिलियन डॉलर का स्टेल्थ ड्रोन नहीं है, बल्कि एक शौकिया विमान है। एरोप्रैक्ट A-22 फॉक्सबैट एक यूक्रेन निर्मित अल्ट्रालाइट 2 सीटर नागरिक स्पोर्ट विमान है। इसे करीब $90,000 में बिल्कुल नया खरीदा जा सकता है। ये हल्के एल्यूमिनियम और कैनवस से बना है। अधिकतम गति लगभग 130 मील प्रति घंटा है और इसे रविवार दोपहर दर्शनीय उड़ानों के लिए बनाया गया है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने इस नागरिक हवाई खिलौने को देखा और समझ लिया कि यह सबसे कारगर लंबी दूरी का हथियार बन सकता है। उन्होंने वजन कम करने के लिए कॉकपिट खाली कर दिया, यात्री सीटें और डैशबोर्ड निकाल दिए और उनकी जगह खास तौर पर बले सहायक ईंधन टैंक लगा दिए। इससे इसकी रेंज लगभग 2000 मील तक बढ़ गई। फिर उन्होंने केबिन में उच्च विस्फोटक विखंडन वारहेड रखा। फिर उन्होंने विशेषीकृत रोबोटिक सर्वो यानी मूलतः यांत्रिक भुजाएं सीधे विमान के स्टीयरिंग कॉलम और पैडल से जोड़ दिए। इनमें स्वायत्त मशीन विजन AI का पुराना संस्करण था, जिसे बाद में कैस्पियन सागर में भी इस्तेमाल किया गया। इसने एक मानव संचालित नागरिक विमान को एक धीमी गति से चलने वाली लेकिन न जाम होने वाली क्रूज मिसाइल में बदल दिया। एक धीमा प्रोपेलर स्पोर्ट्स विमान अरबों डॉलर के एयर डिफेंस को
कैसे चकमा देता है? रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह डॉपलर नॉच नामक रडार दोष है। रडार स्क्रीन को पक्षियों के झुंड या हाईवे ट्रैफिक से भरा होने से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर अपने आप उन वस्तुओं को फिल्टर कर देता है जो एक निश्चित गति सीमा से कम गति से चल रही होती हैं। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर A-22 ब्लाइंड स्पॉट में फिट हो गया। रूसी रडार सॉफ्टवेयर ने असली विमान को बैकग्राउंड शोर मानकर नजरअंदाज कर दिया, जिससे ऑपरेटरों को पता नहीं चला ये बस पक्षियों का झुंड या अजीब मौसम लगता। और क्योंकि इसे मूल रूप से एक मानव युक्त विमान के रूप में डिजाइन किया गया था जो खराब मौसम में 2 इंसानों का वजन उठा सके, इसके बड़े इंजन ने इतना ताप और यांत्रिक बल उत्पन्न किया कि वह आर्कटिक हवा में बिना जमे उड़ सकता था। लगभग 20 घंटे तक यूक्रेन का ट्रोजन हॉर्स रूसी आसमान में धीरे धीरे उड़ता रहा। वह विमान आर्कटिक गर्मियों में उड़ते समय आधी रात के सूरज की रोशनी में पूरी तरह उजागर था। उसके पास अंधेरे का सहारा नहीं था। और फिर भी जब वो आखिरकार ओलेनिया एयरबेस पहुंचा तो रूसी रक्षक पूरी तरह से चौंक गए। लाखों डॉलर के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम को ये समझ ही नहीं आया कि एक धीमी गति से उड़ने वाले नागरिक विमान पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वो पेड़ों की कतार के ऊपर धीरे धीरे उड़ रहा था। नीचे एक फैला हुआ कंक्रीट का मैदान था और उस पर विशाल Tu-22 M3 विमान खड़े थे जिनकी लंबाई 130 फीट से भी ज्यादा थी। वे मजबूत बंकरों में नहीं आते, इसलिए खुले में आसमान के नीचे पार्क किए जाते हैं। जैसे ही A-22 ने परिधि की बाड़ को पार किया, उसके ऑनबोर्ड AI ने काम करना शुरू कर दिया। उसके ऑप्टिकल कैमरों ने जमीन स्कैन की। रूसी सेना द्वारा टारमैक पर पेंट की गई 2 आयामी बॉम्बर की छायाओं को अनदेखा किया। डिकॉय को नजरअंदाज करते हुए यह तब तक विशेष ज्यामितीय आकार ढूंढता रहा जब तक स्वायत्त ऑप्टिक्स ने Tu-22 M3 की पीछे झुकी पंखों वाली छाया लॉक नहीं कर ली। खाली कॉकपिट में रोबोटिक सर्वोस ने स्टीयरिंग योक को जोर से आगे धकेला। A-22 ने बेस की ओर एक अंतिम गोता लगाया। सुरक्षा को आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा है, लेकिन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक झटके में $90,000 के संशोधित स्पोर्ट्स प्लेन ने $40 मिलियन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को गंभीर नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूस की असली वित्तीय लागत कहीं ज्यादा है। Tu-22 M3 बनाने वाली फैक्ट्रियां सोवियत संघ के साथ खत्म हो गई। रूस अब नए नहीं बना सकता। हर बॉम्बर का नुकसान उनके परमाणु त्रयी के लिए स्थायी और अपूरणीय है। रूस का विशाल आकार, जिसने नेपोलियन की सेना को निगल लिया था, अब उसकी कमजोरी है। ऑफ द शेल्फ इंजन और ओपन सोर्स कोड ने नक्शे की अहमियत बुनियादी तौर पर खत्म कर दी है। दूरी अब मायने नहीं रखती। देखे कैसे यही असममित युद्ध रूस को युद्ध के पहले ही दिन तुरंत पूर्ण विजय हासिल करने से रोक दिया। वीडियो पर क्लिक करें।